वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैन जॉइन विद कुलदीप के साथ। और जैसा कि हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हमने पार्ट 1 का नाम दिया था। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग अपने उसी कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन वाले लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, तो वहां पर हम लोगों ने सीखा था, हमने कुछ ट्रिक्स सीखी थी जिससे हम लोग बहुत इजीली वे में हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती है, एक हमें ज्योमेट्री और एक शेप। तो हमने देखा था कि ज्योमेट्री होती है उसमें हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करते हैं, और अगर हम शेप की बात करते हैं तो वहां पर हम ओनली फॉर लोन बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ये बात हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अब आज की वीडियो में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी होगी। उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है हाइब्रिडेशन को बहुत इजीली वे में फाइंड आउट कर पाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट मेथड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ट्रिक है ना, ट्रिक से हम जल्दी से किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद में उसी मॉलिक्यूल की जो लॉन्ग मेथड है वो बताऊंगा, क्योंकि क्योंकि बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीएससी में हमें लॉन्ग मेथड के थ्रू में फाइंड आउट करना होता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को। लेकिन हाँ, अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, हमें ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी हमें किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री या शेप को फाइंड आउट करना होता है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में दोनों ही बातें आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट आप एकदम ऐसे होंगे जो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए जब स्टार्ट करते हैं हमारी कुछ बातों को। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, चैनल का नाम है मेरा कैन जॉइन विद कुलदीप। तो आप जुड़े रहिए मेरे से और अच्छी अच्छी बातें केमिस्ट्री से रिलेटेड, हम अच्छी अच्छी ट्रिक्स और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को, अच्छे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हम लोग बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो कितने टाइप्स की हाइब्रिडेशन होती है, तो यहाँ मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ अगर हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ टाइप्स की हाइब्रिडेशन हमारी होती है। जैसे अगर मैं पहली बात करूं तो यहाँ पर होती है एस। पहली हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है एस। अब sp का मतलब है जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो s और p है, तो मैं कह सकता हूं कि s तो एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन p जो है वो हमारा हम px मान लेते हैं। क्या होगा वो px। इसी तरह से अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास sp2 टाइप की एक हाइब्रिडेशन होती है। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि sp3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। मैं अगर फोर्थ टाइप की बात करता हूं तो मैं कहूंगा sp3d1 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर मैं फिफ्थ टाइप की बात करता हूं तो मैं कहूंगा sp3d2। ठीक है, तो ये कुछ हमारी बेसिक सी जो है हाइब्रिडेशन के टाइप है, sp sp2 sp3 sp3d1 और sp3d2। यहाँ पर मैं अभी नॉर्मली आपके सामने sp3d2 को ही डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर sp3d2 की दो टाइप होते हैं, है ना। sp3d2 के दो टाइप होते हैं, बट यहाँ पर मैं क्योंकि जनरल बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने sp3d2 ही लिया हुआ है। कुछ बुक्स में आप लोगों को sp3d2 आपको इस फॉर्म में लिखी मिल सकती है, d2 d2 sp3। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, इसके बारे में डिस्कशन हम अपने आगे देखेंगे। फिलहाल नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पर हम sp3d2 की बात करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने sp की जगह spx लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर p का एक ऑर्बिटल यूज हुआ है। अगर यहाँ दूसरे की बात करें तो sp2, यहाँ पर p के दो ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्बिटल की भी बात कर देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने जो यूज किया हुआ है ऑर्बिटल है हमारा, वो इसमें हमने s प्लस p x ऑर्बिटल हमने यूज किया है। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। इसकी अगर हम बात करें sp2 की बात करें तो यहाँ पर हमने s प्लस p x प्लस p
y ऑर्बिटल को यूज किया गया है। अगर हम sp3 की बात करते हैं तो यहाँ पर s प्लस px प्लस py प्लस pz ऑर्बिटल का यूज किया है। और अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें तो यहाँ पर हमने s प्लस px प्लस py प्लस pz है ना, sp3। और हम sp3d2 की बात करते हैं, है ना, sp तो यहाँ पर देखिए d1 भी तो है, तो यहाँ पर d1 हमने क्या यूज किया होगा, तो यहाँ पर d1 जो है वो दो टाइप से हम यूज करते हैं। d1 यहाँ पर दो टाइप से यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, फिलहाल नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है, तो ये d ऑर्बिटल है, और हमने पढ़ा है जो d ऑर्बिटल होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके बता देता हूँ थोड़ा सा। जो d ऑर्बिटल होते हैं हमारे वो 5 टाइप्स के होते हैं। जो d ऑर्बिटल होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे सामने मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको क्लियर हो पाएगा, है ना। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा कि जो d ऑर्बिटल होते हैं उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 ऑर्बिटल्स जो है इनके कुछ नेमिंग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला ऑर्बिटल है इसको हमने मान लिया dxy। इसकी अगर बात करें सेकंड की तो dyz एंड dzx एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड लास्ट वन dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये d ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पर जो d1 है, मैंने कहा ये d1 दो तरह से हम यूज करते हैं। इसमें d1 दो तरह से कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो sp3d1 की भी दो प्रॉपर्टीज होती है। sp3d1 भी दो टाइप से यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारा जो है हम d z स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, dz स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पर हम dz स्क्वायर का यूज करेंगे और कहां पर हम dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का यूज करेंगे। तो बात हम अभी आगे चर्चा करेंगे इस बात की कि कहां पर हमें इसको यूज करना है। बात क्लियर समझ में आ रही है, बताइएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। बेसिक में होता है कि हम लोग जनरली हम लोग बस हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि भाई जो sp3d1 है, sp3d2 है या sp3 है, इनमें कौन-कौन से ऑर्बिटल्स यूज किए जा रहे हैं। बट मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एक चीज को क्लियर करना चाहिए। वही मेरा प्रयास है आप लोगों तक पूरी नॉलेज बताने के लिए। तो यहाँ पर हमें देख लिया कि भाई जो d ऑर्बिटल, ध्यान रखिएगा, जो ये d ऑर्बिटल होगा वो dxy dyz एंड dzx में से कोई भी नहीं होगा। या तो वो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा या वो dz स्क्वायर होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। किसके केस में, sp3d1 के केस में। इसी तरह से अगर बात करें आगे sp3d2 के केस में, तो भाई हम ये तो बात जानते हैं कि s का एक ही ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल है। तो px हो सकता है प्लस py हो सकता है प्लस pz हो सकता है। अब यहाँ पर d2 है, तो भाई d2 तो ये दोनों ही होंगे। यहाँ पर जब एक की बात होगी तो एक में क्या होता है भाई, या तो dz स्क्वायर हो सकता है या dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर d2 की बात करते हैं तो d2 में ये दोनों होंगे। तो प्लस हम कह सकते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो सकता है प्लस dz स्क्वायर होगा। इस बात को पता होना चाहिए। बताइए, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताइए, यहां तक क्लियर है? हमें ये क्लियर हो गया कि भाई जो हम sp sp2 sp3 sp3d1 या sp3d2 हम जो हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर रहे हैं उनमें कौन-कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? बताइए यहां तक। अब चलो मैं आपको इसके बारे में, इसके जो पीछे का जो राज मुझे पता है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूं, शायद आप लोग इस बात को कैच कर पाए। चलिए, तो यहां पर भी हमने कहा भाई dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किन-किन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री हो सकती है। तो मैं अब यहां पर जरा ज्योमेट्री की बात कर लेता हूं। तो मैं कहूंगा कि भाई जो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल होता है, अगर मैं उसकी ज्योमेट्री की बात करता हूं, यहां पर मेंशन कर देता हूं, मैं यहां पर मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं।
बताइए, बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर मैं ज्योमेट्री की बात करने वाला हूँ आप लोगों से। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, लीनियर की जो ज्योमेट्री होती है, या मैं शेप की बात करूं, वो एसपी की जो होती है वो लीनियर होती है। इस बात को क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको याद रखना होगा कि भाई जिसकी हाइब्रिडेशन sp आ रही है, जिसकी हाइब्रिडेशन sp आ रही है, उसके लिए ज्योमेट्री लीनियर होगी। बताइए, यहां तक क्लियर है? अगर जिसकी हाइब्रिडेशन sp2 आ रही है, जिसकी हाइब्रिडेशन sp2 आ रही है, उसके लिए ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। या फिर हम कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, या कुछ बुक्स में आप लोगों को प्लेन ट्राइंगुलर भी लिखा मिल सकता है। क्या लिखा मिल सकता है? प्लेन ट्राइंगुलर, प्लेन ट्राइंगुलर। क्लियर है? बताइएगा, यहां तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब sp3 की बात कर रहे हैं, तो जहां पर sp3 होगा, जिस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन sp3 होगी, उसके लिए ज्योमेट्री जो होती है, वो होती है टेट्राहीड्रल। क्या होती है? टेट्राहीड्रल, TETRAHEDRAL, टेट्राहीड्रल। बताइएगा, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, टेट्राहीड्रल। ठीक है ना? अब यहां पर आता है sp3d1। तो जब sp3d1 की बात करते हैं, तो यहां पर ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है कि वहां पर हम कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यहां पर दो तरह की होती है, बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर दो तरह की ज्योमेट्री हमें देखने को मिलती है। ज्योमेट्री एक होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और दूसरी कौन सी होती है? सेकंड वन कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, और एक होती है स्क्वायर पिरामिडल। क्या होती है? स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। दो टाइप की यहां पर ज्योमेट्री देखने को मिलती है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई जहां पर sp3d1 आ रहा होगा, वहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी या स्क्वायर पिरामिडल होगी? तो ये बात भी क्लियर कर देता हूं। जहां पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहे होंगे, जहां पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहे होंगे, है ना, d का जहां पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, वहां पर स्क्वायर पिरामिडल जो है ज्योमेट्री होगी। और जहां पर dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, वहां पर हम कह सकते हैं क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई यहां पर जो है जो मॉलिक्यूल है हमारा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी दिखती है और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री भी कैसी दिखती है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होता है, है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। तो मैं इसके अगर एग्जांपल की बात करूं, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने फास्फोरस लिख रखा है, और यहां पर मैंने हैलोजन लगा रखे हैं। मान लेते हैं यहां पर मैंने हैलोजन लगा रखे हैं, है ना। जब हम कह सकते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? PCl5। क्या हो सकता है? PCl5। और इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर पिरामिडल की बात करता हूं, तो स्क्वायर पिरामिडल की जो ज्योमेट्री है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी, वो कुछ इस प्रकार होगी। यहां पर कोई भी हमारा एक जो है मेटल हो सकता है, और एक लिगेंड यहां लगा होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर हमारा एक मेटल होगा, और यहां पर एक लिगेंड होगा, एक यहां पर लिगेंड लगा होगा, एक यहां लिगेंड लगा होगा, एक यहां लिगेंड लगा होगा, एक यहां लिगेंड लगा होगा। तो इसको बोलते हैं, देखो, स्क्वायर, और ऊपर ये पिरामिड लगा हुआ है। पिरामिड कैसा होता है? देखा है आपने पिरामिड? इस तरीके से होता है कुछ पिरामिड, है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा। यहां पर हम इसको बॉन्डिंग बनाते हैं इसकी, तो यहां पर कुछ इस तरह से ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमें जस्ट लाइक
पिरामिड की तरह लगेगा, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। और ये क्या है हमारा, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो भाई ट्राइगोनल ट्राइगोनल शेप है और इसके बाद एक ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है, तो ये दो लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं बाइ, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ पे एक लगा हुआ है तो स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर के ऊपर बना हुआ है इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी? मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना? बताइए, पहले इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हमारे पास एक लास्ट रह गई है sp3d2, इसको भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी से। पहले इतना नोट करिएगा जल्दी से, और मैं इसको रफ करने की कोशिश करता हूं, इसको रफ कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को आसानी रहेगी उतारने में। जल्दी से नोट करिएगा पहले जल्दी से इतना। ठीक है, बताइए क्लियर है इतना? तो अब हम लास्ट जो हमारी हाइब्रिडेशन का टाइप रह गया उसको भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है? मैं यहाँ जनरल बात कर रहा हूं, तो जिसके लिए sp3d2 हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं हम, उसके लिए जो ज्योमेट्री होती है, उसके लिए ज्योमेट्री होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, O C T R A H E D R A L, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। किसके बोलते हैं? जिसके लिए sp3d2 या d2sp3, है ना? यहाँ पर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करूंगा तो वहां पर इसको हम दो फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जिसमें हम sp3d2 और d2sp3। तो जहां पर sp3d2 आती है उसे हम बोलते हैं आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, और जहां पर dsp2 आती है उसे हम बोलते हैं इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। बट ये बात किसकी है? ये बात है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, बट जनरली हम लोग यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल जो बोलते हैं वो sp3d2 या d2sp3 के लिए हम लोग बोलते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में देखा कि भाई sp sp2 sp3 sp3d1 या sp3d2 और भी होती है, बट हमें अभी इन 5 पे ही डिस्कस करना है। जब आगे और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं और आगे की भी हाइब्रिडेशन को आप लोगों को बताऊंगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई sp में कौन-कौन से ऑर्बिटल्स यूज किए जाते हैं, और sp2 sp3 इन सभी में, और हमने ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है? अब हमने पढ़ा था भाई शेप भी क्या होती है, तो ध्यान रखिए भाई शेप डिपेंड करेगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री में क्या करते हैं, ये बात में ध्यान रखिए, फिर से नोट कर देता हूं कि जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री और एक होती है शेप। मैं इस बात को बार-बार इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो इसी पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई वो आपसे कभी ज्योमेट्री पूछ लेगा, कभी वो आपसे शेप पूछ लेगा। ध्यान रखिए बहुत सिंपल है, ज्योमेट्री में हम केवल किसे काउंट करते हैं? ज्योमेट्री में हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करते हैं। किसको करते हैं? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, हम दोनों को ही काउंट करते हैं, लेकिन हम शेप में ओनली हम बॉन्ड पेयर को ही काउंट करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बात आप ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी ज्योमेट्री मॉलिक्यूल के लिए आप ज्योमेट्री और शेप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी भी बात में कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं भाई, बताइए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताइएगा। तो अगर ये क्लियर है तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे कि हम लोग जो हमने बातें पढ़ी हैं लास्ट लेक्चर में, है ना, और इस लेक्चर में जो भी बातें पढ़ी उनसे रिलेटेड हम उन बातों को अप्लाई करते हैं, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्या हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिएगा। फिर वो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल्स के साथ और देखते हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो कितने क्लियर हुए हैं। तो जल्दी से नोट करिएगा इसको। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो कितने क्लियर हुए हैं। आइए पहला मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो अगर बात करता हूं हमारा जो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जांपल फर्स्ट मान लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट की अगर बात करता हूं तो यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लूंगा मैं आपके सामने, BeCl2, ठीक है, BeCl2। तो यहां पर हम लोग जो है दोनों ही मेथड देखेंगे। ट्रिक वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में,
और जो जो कंप्लीट कंसेप्ट वाला मेथड है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर दोनों ही तरीके से मैं आपके सामने प्रूफ करने वाला हूँ। तो जब मान लीजिए ये PeCl2 वाले एक मॉलिक्यूल दिया गया है, हमें पता करना है, बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है। साथ ही साथ हम यहाँ पर इसके बॉन्ड एंगल को भी साथ के साथ देखते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले लॉन्ग मेथड से इसको प्रूफ करते हैं, फिर मैं लॉन्ग मेथड के बाद आपको ट्रिक वाला बताऊंगा कि किस तरह से ट्रिक से हम लोगों ने सीखा है इसको सॉल्व करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमें दे रखा है तो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो मॉलिक्यूल है वो उसमें से सेंट्रल एटम क्या होगा, है ना, उसमें से सेंट्रल एटम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि उस मॉलिक्यूल में हमें देखना होगा कि हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वही हमारा सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो हम देख पा रहे हैं भाई बेरिलियम एंड क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बेरिलियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स मीन कि जो बेरिलियम है वही हमारा क्या होगा, सेंट्रल एलिमेंट होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं, तो हमने पता कर लिया कि भाई जो बेरिलियम हमारा है, जो बेरिलियम है ये हमारा क्या है, सेंट्रल एलिमेंट है। ये क्या है हमारा, ये सेंट्रल एलिमेंट हमारा है बेरिलियम। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या था, हमें ये पता होना चाहिए जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है ना। तो हमने कहा भाई बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका हमें करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आप लोगों को लॉन्ग मेथड बता रहा हूं क्योंकि बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लॉन्ग मेथड सीखना होगा, किस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक वाला मेथड भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पहचान लेना, हमने पहचान लिया। अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं 1s2 2s2 और 2p0, है ना भाई। 2p0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 2p में इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है और हम जानते हैं जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं जब तक कोई चार्ज नहीं है। अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4 ही प्रोटॉन्स होंगे। और हमने देखा है कि जो ऊपर हम लिखते हैं डिजिट वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब 2 और 2 4, मतलब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो एकदम सही है। बताइएगा, क्लियर है यहां तक। और हम जानते हैं कि भाई हमें जो है इलेक्ट्रॉन हमें ऑर्बिटल ड्रॉ करने होंगे, यहाँ पर हमें ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना होगा। और हम ऑर्बिटल्स कौन से ड्रॉ करेंगे, क्या हम सारे ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, नहीं। हमें क्या करना है, हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स को यूज करना है ना। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना है या हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को ड्रॉ करना है। तो हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास ये आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो है। इसके बाद हमारे पास 2s में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा जो है वो लास्ट ऑर्बिटल है। इसको मतलब यहां पर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने बेरिलियम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर इस तरीके से। तो पहले हमने s ऑर्बिटल, मतलब ये क्या था हमारा, ये 2s ऑर्बिटल था। और हमें जानते हैं भाई 2s के बाद 2pv तो होता है भाई, 2s के बाद 2pv तो आता है। बताइएगा, यहां तक क्लियर करिएगा जल्दी से भाई। 2s के बाद 2pv तो आता है, बट यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर अगर मेंशन कर देता हूं भाई 2p, लेकिन 2p में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, क्योंकि भाई 4 एटॉमिक नंबर है, 4 एटॉमिक नंबर है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब 2p0 होगा। बताइएगा 2p0 होगा तो हम कह सकते हैं भाई ये 2p है। ये क्या है, ये 2p है। अब ये 2p में भी कौन-कौन से हैं, तो मैं कह सकता हूं ये px है, ये py है और ये pz है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं भाई, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। तो ये px है, ये py और pz है। और s में तो एक ही होता है ना, तो ये s का एक ही ऑर्बिटल है। अब हमने देखा कि भाई जो बेरिलियम के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 0 है, तो भाई p में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे नहीं, लेकिन s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम s में 2 इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर देंगे। बताइए यहां तक क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेट मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है ये बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट है। क्या है, ये बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट है। बताइएगा यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक पहला एग्जांपल जो मैंने लिया स्टार्टिंग से लिया है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बताइए क्लियर है यहां तक। तो हमने मान लिया कि जो बेरिलियम की ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। तो हमें
अब हमें जो शेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, भाई बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी ऑर्बिट कंप्लीट है यहाँ पर, लेकिन p में इलेक्ट्रॉन और भरने होंगे। इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर बेरिलियम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमें क्लोरीन को के साथ जब उसने बॉन्ड बनाया हुआ होगा तो यहाँ पर शेयरिंग करनी होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट कराकर, इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट कराकर जो है 2s से 2p में लेके जाना होगा, 2s से 2p में लेके जाना होगा। क्यों लेके जाना होगा, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि भाई यहाँ पर बेरिलियम ने अपने साथ क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा होगा। जब शेयरिंग होगी तभी तो जुड़ा होगा, इसका मतलब हमें इसके बेरिलियम के साथ क्लोरीन को लगाना होगा। और लगेगा कैसे क्लोरीन भाई? क्योंकि क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसका मतलब एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा और दूसरा क्लोरीन भी दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा बेरिलियम के साथ, और बेरिलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे एक क्लोरीन के साथ। तो इसलिए शेयर कैसे करेंगे भाई? इसको इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट कराना होगा। जब एक्साइट कराएंगे तो हमें इसकी एक्साइटेड स्टेट मिलेगी। क्या मिलेगी हमें? इसकी एक्साइटेड स्टेट हमें मिल जाएगी यहां से। तो मैं आपके सामने इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो ड्रॉ कर देता हूं मैं आप लोगों के सामने। इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो कुछ इस तरीके से मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहां रहा और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर px में आ गया, है ना, px में आ गया। अब ये तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन थे, ये तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन है, हमें बताइएगा, है ना, ये तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन है। अब शेयरिंग कैसे होगी? तो हम कह सकते हैं कि भाई ये रहा हमारा क्लोरीन, ये क्या है हमारा? ये हमारा है क्लोरीन। भाई एक क्लोरीन ये रहा और एक क्लोरीन ये रहा। भाई इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे बता लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? भाई एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और एक इसको चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया होगा और एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया होगा, है ना। तो दोनों की शेयरिंग कंप्लीट हो गई और दोनों की शेयरिंग कंप्लीट होने से क्या हुआ भाई? दोनों की जो ऑक्टेट थी वो कंप्लीट हो गई, है ना। दोनों ने शेयर कर लिया तो यहां पर क्या हुआ है? कितने ऑर्बिटल यूज हुए? तो देख पा रहे होंगे आप लोग, भाई एक s का ऑर्बिटल यूज हुआ है और एक p का ऑर्बिटल यूज हुआ है बॉन्डिंग के लिए, बॉन्ड पेयर के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए भाई 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो हम कह सकते हैं जब 2 ऑर्बिटल यूज होते हैं, जब 2 ऑर्बिटल यूज होते हैं कौन से? एक s और एक p। जब एक s और एक p ऑर्बिटल यूज होता है उसे हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। बताइएगा, क्लियर है यहां तक? इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो जितने ऑर्बिटल यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर 2 ऑर्बिटल यूज है, एक s और एक p, तो इसकी जो इस मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। और हमने अभी देखा था कि जिस मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडेशन है sp आती है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? उसकी ज्योमेट्री होती है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी बताइएगा भाई? उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। और जिस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होती है उसके लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो आप लोग याद कर लीजिए। यहां पर जिसके लिए लीनियर होती है उसके लिए बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो BeCl2 है वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। किस तरह से देखने को मिलता है? किस तरह से देखने को मिलता है? Cl सिंगल बॉन्ड, Be सिंगल बॉन्ड Cl, और इसकी जो बीच का बॉन्ड एंगल होता है वो हम कह सकते हैं वो 180 डिग्री होता है। तो ये है कंप्लीट और लॉन्ग मेथड जो हमें बीएससी में करना होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो आपको इस तरह से बना के बनाना बताइएगा। तो ये हमारी थी ग्राउंड स्टेट टर्म, और जब हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया है तो हमें मिल गई है हमारी एक्साइटेड स्टेट टर्म। तो यहां लिख सकते हैं हम ES एक्साइटेड स्टेट बताइएगा। तो ये हमारा लॉन्ग मेथड।
अब शॉर्ट मेथड क्या था, तो शॉर्ट मेथड में आपको बता देता हूं आप लोगों को। ट्रिक हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, ट्रिक क्या थी बताइए, ट्रिक क्या थी हमारी। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को की हाइब्रिडेशन को मैं ट्रिक से सॉल्व करना चाहूं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, हमें पता होना चाहिए सेंट्रल एलिमेंट, तो सेंट्रल एलिमेंट क्या है, बेरिलियम है। और हमने कहा था दूसरा स्टेप क्या था, जब हम लोग पहचान कर लेंगे सेंट्रल एलिमेंट को, उसके बाद पहचान करनी होगी उस सेंट्रल एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हम क्रॉस लगा लेते हैं। जैसे मैं बात करूं BeCl2 की बात करूं, तो भाई हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट वो क्या है, वो बेरिलियम है। वो क्या है, वो बेरिलियम है। और बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हम देख पा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम 2 क्रॉस लगा देते हैं, है ना, जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब उस बेरिलियम से कितने एटम लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन। इसका मतलब एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा क्लोरीन 2 बॉन्ड बनाएगा। एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा क्लोरीन दूसरा बॉन्ड बनाएगा। टोटल कितने बॉन्ड हो गए, टोटल 2 बॉन्ड हो गए। जब टोटल 2 बॉन्ड हो जाते हैं तो हम जानते हैं उसके लिए एक S के द्वारा बनाया गया बॉन्ड होता है और एक P के द्वारा बनाया गया बॉन्ड होता है। उसके लिए sp हाइब्रिडाइजेशन आती है, और जिसकी sp हाइब्रिडेशन आती है उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 होता है। तो ये एक बेसिक सा मैंने एग्जांपल आपके सामने दिया है। इस जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन कॉन्सेप्ट से हम लोग अप्लाई करते हुए हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आज की वीडियो के लिए हमारा जो है, आज के लेक्चर के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और ये एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपके लिए दिया है। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप लोग और भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में मैं अपने लेक्चर को ही फिनिश करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टाइप से और बेसिक से और हाई स्टैंडर्ड तक एग्जांपल को लेके जाऊंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा। और आप देख पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप लोग बहुत आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, हाइब्रिडेशन और शेप को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि हाँ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ और मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, और अगर कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी आपको डाउट रहता है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट अगर आप लोग बिल्कुल क्लियर होंगे तो आप लोगों को कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे वीडियो में और मेरे चैनल में। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को थैंक्स करता हूं। कहीं ना कहीं आप लोगों का बेनिफिट जरूर होगा इस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में और इस तरीके से अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, लेक्चर को। थैंक यू।